हेलो अंजलि। क्या हाल है अंजलि जी के? जी। सर आप चैप्टर पढ़ाओगे? एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा, एग्रीकल्चर। वही ना, हाँ थर्ड चैप्टर। हाँ 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 हाँ, थर्ड वाला। उसमें अभी हमें वो पढ़ना है ना, क्या कहते हैं, ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। आज हम रिफॉर्म्स में आ गए ना, हाँ तो रिफॉर्म्स पढ़ने हैं हाँ बहुत सर। अच्छे से। ठीक है ना? तो जब हम रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बढ़िया पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकेंड है। सर वैसे न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे आएंगे, मतलब कि जो एक तो हमें, नेशनल वाला तो आएगा ही, हाँ नेशनल वैल्यू। इनकम वही आएगा न्यूमेरिकल। और नहीं आ रहे न्यूमेरिकल हमारे। वो बजट में भी ऐड फिर वो तो नॉर्मल उससे फिजिकल पूछा था। डेफिसिट वाले हैं, वो छोटे मोटे हैं, वो तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा उससे कुछ खास। ठीक है ना? आज हमें पढ़ना और है एक वो है हाँ बोलो बोलो। नॉमिनल जीडीपी वाला, हाँ रियल जीडीपी। उसमें हाँ वो, क्वेश्चंस बन। हाँ वो जीडीपी डिफ्लेटर पूछा जाएगा तुमसे। सही कहा तुमने, एक टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। हाँ, ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर पूछा जाएगा, और उसको लिखते हैं हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। ये फॉर्मूला लगाना होता है बस, जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। और अगर ये इधर उधर हुआ तो इधर हो जाएगा रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में जीडीपी अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर इंटू डिक्टेटर। 100। ऐसे ही इधर उधर करके बन सकता है, सारे फॉर्मूले बन सकते हैं ना। बस। सर एक और क्वेश्चन है, हाँ बोलो। बैंकिंग वाला है। हाँ बैंक में क्या क्रिएशन क्रेडिट है। है? क्रिएशन क्रेडिट। कहाँ क्रिएशन क्रेडिट? क्रेडिट हाँ क्रेडिट क्रेडिट। क्रिएशन प्रोसेस। हाँ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, तो हाँ ये मैंने पढ़ाया तो था तुम्हें। हाँ, पढ़ाया मतलब उसमें क्वेश्चंस बन वो है ना, एक डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन है, हाँ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है उसमें, वो 1/LRR इंटू 100 है। ऐसा है ना? हाँ आप इसे वन हाँ, अपॉन में ले सकते हो, इनिशियल। या ले सकते हो प्राइमरी डिपॉजिट, या फिर इनिशियल डिपॉजिट अपॉन में LRR इंटू में 100। ठीक है, और बाद में आपको लिखना है क्या कहते हैं कि एक्चुअली क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हुआ है। ठीक है, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का। ठीक है, और आप पूछोगे क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ है, तो आप इसे लिखोगे क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर। बस इतना कर दोगे निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, इसके भी ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं ना। हाँ क्वेश्चन तो वही है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना? तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कौन सा रिफॉर्म्स? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी कहते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, और सुधार उन्हीं में किया जाता है जिनमें कुछ समस्याएं होती हैं। तो अगर हम समस्याओं को दूर करेंगे, अगर हम समस्याओं को दूर करेंगे तो उसे हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स कहते हैं। तो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो इंडियन एग्रीकल्चर को हम रिफॉर्म्स कहते हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है एग्रेरियन रिफॉर्म। और एग्रेरियन रिफॉर्म तीन टाइप के हैं। ठीक है, एग्रेरियन रिफॉर्म तीन टाइप के हैं। पहला है टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या इसे लैंड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, तीसरा है जनरल रिफॉर्म। यहाँ लिखूंगा मैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जनरल रिफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टेक्निकल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करे, और उन रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स ऐसे हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है
कि जैसे कि यहाँ पर पूरे रिफॉर्म्स की आपको लाइन देखने को मिल रही है ये पूरी, ठीक है। देखो इसे शॉर्ट भी कर दूंगा तो देखो 4 पॉइंट तो यही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे भी और मिलेंगे आपको। अभी देखो पहला ये जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ये वाला, ये इधर लैंड रिफॉर्म, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रिफॉर्म का रिजल्ट है, जब टेक्निकल रिफॉर्म्स किए गए तो उसका रिजल्ट जो था ना वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान रखने वाली बात क्या है, उसका रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है खेती की प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी, ठीक है, में इंक्रीज होना। अगर खेतों में, खेतों की गुड्स की, मतलब जितने भी हमारे पास, जैसे कि वीट एंड राइस स्पेशली, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ जाने को ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन की संज्ञा देते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई किसकी, वीट एंड राइस की। और वीट एंड राइस की प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी, तो वो बढ़ी टेक्निकल रिफॉर्म्स के कारण। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या थे उनको समझेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया उसको समझेंगे, ठीक है भूमि एंड अंजलि। अब बात क्या है यहाँ पर, कि जब हम यहाँ बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, तो लैंड रिफॉर्म एक्चुअली जो अपना एग्रीकल्चर था उसमें रिफॉर्म्स की जो नीड थी वो यही था जिसे हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। हाँ जी, हाँ भूमि। टेक्निकल में हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लिखना और इंस्टीट्यूशन में लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स, हाँ ये ठीक हमारा है, आ गया। आ चुका है पेपर में। हम्म। हाँ तो आना ही है ना। अभी देखो जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ था, तो हमने बोला कि ये, हाँ भूमि, हाँ बोलो। बोलो। भूमि तुमने माइक ऑन करवाया, बोल नहीं रहे कुछ तो। अब तो बंद हो गया तुम्हारा फोन। तो देखो हम बोलते हैं कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो बीज थे ना वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, वो था एक्चुअली पब्लिक लॉज, ठीक है, PL56 नाम का, PL56 मतलब पब्लिक लॉ 56 के कानून से यूएसए ने इंडिया को सीड्स दिए। किसके स्पेशली, वीट एंड राइस के, जो कि क्या थे, हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स थे। और जो HYV सीड्स थे वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते थे। दिए किसने थे, तो हमने बोला यूएसए ने दिए थे। किस कानून के आधार पर दिए थे, तो कानून का नाम था पब्लिक लॉ, ठीक है, पब्लिक लॉ, PL, ठीक है, इसी को PL का नाम दिया जाता है, PL, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात क्या था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला नंबर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात आती है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पहला नंबर HYV सीड्स, दूसरे नंबर पर हमने फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करने लगा है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमने इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करा। अच्छा, हमने फार्म मैनेजमेंट का इस्तेमाल करा, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें हमने यूज करी जिसकी वजह से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन
हो पाया। और ये सब क्या है, ये एक तरीके से एक टेक्निकल रिफॉर्म्स से, टेक्निकल रिफॉर्म्स को हम अगर बोलें तो हम इसे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, कि हमने क्या करा, टेक्नोलॉजी में सुधार करा चालू। तो पहले पढ़ते हैं, फिर एक बारी फिर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये लोग, तो आप देखो यहाँ क्या लिखा इन्होंने। सबसे पहला नंबर, यूज ऑफ HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ। फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक, उर्वरक, उर्वरक का मतलब अपने आप में आप बोल सकते हो खाद। ठीक है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो कि क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए था। फॉर्म मैनेजमेंट करा गया, मैंने अभी आपको बताया साइंटिफिक फॉर्म मैनेजमेंट किया गया। और मशीनाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए मशीनाइज मीन्स लेकर आए। और अगर हम यहाँ पर एक और पॉइंट डाल दें तो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करा। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, अब बस इतनी सी बात समझनी है। और इसी को अपने आप में क्या बोलते हैं, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स को। ठीक है, क्या क्या काम किए गए तो मैंने आपको बता दिया कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेकर आए 1965 में। ठीक है, इन्होंने हमारे जो कन्वेंशनल वैरायटीज थे, मतलब पुराने ढंग की जो किस्म थी बीज की, बीज की पुरानी किस्म, बीज की पुरानी किस्म जो थी उसको क्या करा गया, रिमूव, हटाया गया, रिप्लेस करा गया अच्छी खासी मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स से। HYV सीड्स में कौन कौन से थे, तो गेहूं था, बाजरा था, चावल थे, राइस थे, मेज थे, जवार था, कॉटन था। इन सब के HYV सीड्स लेकर आए थे, और जिसकी वजह से ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अच्छा जी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हमने बोला नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, नेशनल सीड्स NSC कॉरपोरेशन ने प्रमोट करा HYV सीड्स को पहुंचाना हर जगह पर। 2015-16 में अगर हम देखें तो 304 लाख क्विंटल्स सर्टिफाइड सीड्स लोगों तक पहुंचाए गए। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आए, ये कौन लेकर आया, ये पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आए MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जो थे वो इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, तो इसीलिए इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन जाना जाता है, MS स्वामीनाथन। एक सेकेंड है, अच्छा जी, देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैसेज किया है कुछ नहीं, ओके, स्क्रीन, ये देखो भाई, ये है MS स्वामीनाथन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, और इन्हीं को बुलाया जाता है। अभी ध्यान रखना, ये MS स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान रखना इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने जो भी चीज करी थी हाई यील्ड वेराइटीज, जो वीट और राइस की जो सीड्स थी वो हेल्प की गई थी, लेकर आए गए थे। ठीक है, बाद में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब से नवाजा भी गया। ठीक है, मगर अगर आप देखोगे तो नॉर्मन बोरलैंग जो थे, नॉर्मन बोरलैंग, ये एक्चुअली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड नाम तो पूछा नहीं जाता, मगर मैं वैल्यू बता दूं। ठीक है, बोरलैंग जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, और क्या कहते हैं, तो इन्होंने इस तरीके से ये वर्ल्ड में गिने जाते हैं, और MS स्वामीनाथन इंडिया में देखे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलैंग। अभी सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है, तो वो कैसे थे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, तो अगर हम उनको देखें तो कैसे देखेंगे भाई,
तो उसको देखेंगे कुछ इस तरीके से, जरा देखते हैं। मान लेते हैं हम कन्वेंशनल सीट कौन से थे, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ओल्ड सीड्स, ठीक है, और यहाँ पर HYV सीड्स, और मान लो मैं यहाँ पर वीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसे और नीचे ले जाते हैं, और आप देखो कि हमने क्या करा, यहाँ पर जमीन ले ली, ठीक है। अभी उसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और ये जो एक पौधा लिया हमने ये, और ये पौधा ऐसा लिया, और इस पे गेहूं की बालों का यूज किया गया, जिसमें कि हमारे क्या होंगे, दाने होंगे। इस तरीके से सेम अगर देखें तो यहाँ पर भी लिया गया, ठीक है। अभी मैं पहले इसका थोड़ी डिटेल डाल देता हूँ। ये ओल्ड सीड का क्या था ना, हाइट जो थी, वो 4 फीट के आसपास थी। अच्छा, इसमें जो बाल होते थे, बाल मतलब दिस इज बाल, इसको बाल कहते हैं। जो बाल थे वो 10 से 12 थे, और एक बाल में जो दानों की संख्या थी, दाने, ठीक है, वो 12 से 15 थे। अब हम टोटल यहाँ पर लगाएं हिसाब किताब, तो हर एक पौधे में हमें मिलेंगे, ठीक है, ईच प्लांट, हर एक प्लांट में क्या मिलेगा अपने को, 12 बाल और 15 दाने, तो लगभग 180 दाने, ठीक है। अब 1965 के आसपास में HYV सीड्स लगाया गया, ठीक है। किसानों को ये दिक्कत होने लगी कि एक्चुअली इसकी जो हाइट थी, क्योंकि ये पौधा जो था ना वो कहाँ का था, ये पौधा USA का था, तो हमें ना ये कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा था कि ये पौधा इंडिया में उगेगा भी नहीं उगेगा, और सच्चाई थी, कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट थी, ठीक है, इसकी जो हाइट थी वो थी हमारी 2.5 फीट, ठीक है। अच्छा, इसके जो बाल थे वो थे 22 से 25 बाल। अच्छा जी। अब इसमें जो दाने हुए ना, ये बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर ये, कि थोड़ा सुंदर सा दिखे। ठीक है, और तो इसके जो बाल थे, और अब इसमें आते हैं दाने। टोटल दाने कितने होते हैं इसमें, तो दाने हुए इसमें 28 से 30। तो आप देखोगे एक पौधे में कितने दाने हो रहे हैं, 25 इंटू 30, कितने हो रहे हैं भाई, 750 दाने। अब मुझे ये बताना कि यहाँ हो रहे हैं 180 दाने, और यहाँ हो रहे हैं 750 दाने। तो मुझे बताओ, क्या 180 दाने से 200 250 होता, तो मैं इसे ग्रोथ कह सकता था, ठीक है। अगर नॉर्मली आप देखो, तो इधर देखो, अगर आप सोचो कि अगर 180 दानों में से थोड़ा बढ़ के 250 दाने हो गए, तो आप ऐसे टर्म को ग्रोथ बोल सकते हो। बट अब 180 दानों से सीधा 750 दाने होने लगे, तो ऐसी टर्म को रेवोल्यूशन ही बोला जाता है, क्रांति ही बोला जाता है। एकाएक जब चेंज आ जाते हैं चीजों में, तो उसको रेवोल्यूशन ही बोला जाता है, और नॉर्मल चेंजेस को ग्रोथ बोला जाता है। तो आपको बात समझ आई भाई, अंजलि भूमि दोनों को क्लियर है कि क्या है एक्चुअली रेवोल्यूशन?
क्यों हुआ? HIV सीड्स की वजह से हुआ। कौन लेकर आया इस कॉन्सेप्ट को? तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए MS स्वामीनाथन। कोई भी माइक ऑन कर लो। समझ आई बात? भूमि तुम्हारा माइक फिर ऑफ हो गया यार। क्या हाँ अब ऑन है। हाँ बताओ। क्या बताऊं? अरे समझ आई बात? हाँ पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, अच्छे से। मुझसे ना हाँ। पेपर में ना फादर ऑफ वो दिव्या पीछे से पूछ रही थी। हम्म। मैंने कहा माला नोबिस लिख दे। पीसी माला ने इसका लिखवा दिया। हाँ उसमें ऑप्शन था ही नहीं, पता मुझे हाँ पता ही हाँ, नहीं था, मैंने कहा कुछ भी लिख दे फिर। अच्छा। पीसी माला नोबिस कौन थे फिर? पीसी महालन अवेश तो जो भारत के जो प्लानिंग कमीशन थे उसको बनाने वाले थे, स्टैटिस्टिकल जो थे, तो वो थे। प्लस क्या कहते हैं, पीसी महालानोबिस को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है उनके नाम पर। अच्छा अच्छा, हम्म, गलत तो करा दिया। हाँ, गलत तो करा ही दिया और क्या। उसको भी नहीं आता था, वो भी कुछ भी लिखती फिर। अच्छा, तो भी यार, चलो ये समझ आया? पहले बताओ मेरे को हाँ अच्छे से। अब देखो, अभी जैसे हमने ये बना दिया ना, तो अब यहाँ पर जो है इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर आया HIV सीड्स का इस्तेमाल। अब दूसरे नंबर पे क्या किया इन्होंने? केमिकल फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर भाई सभी जगह यूज हो रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि फर्टिलाइजर पहले वालों में नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जिन्हें हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक तरीके से केमिकल टाइप की खाद, और जिससे क्या होता है, यूज्ड इनहेंस प्रोडक्टिविटी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम, और बहुत तेजी से बढ़ा। 2015-16 में 267.5 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया। ठीक है, जैसे हम जनरली यूरिया वूरिया, यूरिया खाद भी कहते थे ना। अच्छा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाली, क्योंकि कीड़े क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल को ही खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। और हम्म, पेस्टिसाइड उन्हें बचाने वाला। तो उनके लिए भी यही सब इस्तेमाल किया गया कि जैसे कि मतलब पौधे में बीमारी ना हो और पौधे बचे रहें। ठीक है, तो इसे क्या गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया इसके लिए। जैसे कि ये दिख रहा है आपको कि ये पौधों में छिड़क रहा है, तो जो छिड़का जा रहा है वो यही है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, चौथी बात, तो साइंटिफिक फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस की गई। साइंटिफिक फॉर्म मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कल्टीवेशन जो होगी ना, वो साइंटिफिक तरीके से होगी, कन्वेंशनल नहीं होगी। जैसे कि फार्मिंग जो रिलेट करती है वो क्या करती है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, कि कौन सी क्रॉप लगाएंगे, और हर कुछ नहीं लगा देना, जो हाथ में आया वो नहीं लगाना। आपको पर्टिकुलर एक क्रॉप डिसाइड करनी है, उसकी क्वालिटी डिसाइड करनी है। ठीक है। सॉइल पहले से प्रिपेयर करनी है, इसका मतलब पहले से ही मिट्टी को अच्छे से बना देना है, छान देना है, या फिर उसमें पहले से यूरिया जो भी खाद वाद है वो डाल देना है। और क्रॉप को रोटेशनल रखना है, इसका मतलब सेम क्रॉप आप नहीं लगाओगे बार बार। सेम क्रॉप लगाओगे तो उसकी जो मिट्टी की जो उर्वरकता होती है, फर्टिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छे सीड्स का सिलेक्शन होता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड्स अदर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर और इसके अलावा भी बहुत कुछ, ठीक है, लगता है। अभी यहाँ पर अगर इन्होंने जैसे लिखा है ना, ये देखो, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, तो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ टू डू रोटेशन। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ रोटेशन कैसा होता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये आपका एक खेत है। ठीक है, कौन सा मान लेते हैं, ये खेत मान लेते हैं, रेक्टेंगल एक खेत मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हमने खेत मान लिया। ठीक है। हाँ अब इस खेत में क्या करा मैंने, इस खेत में हमने इसके हिस्से कर दिए ऐसे। ठीक है, और देन ऐसे। ठीक है, कर दिया ना? हाँ अच्छा जी, तो अब जब हमने इसे कर दिया, जरा एक सेकंड है, देखो अब मान लो हमने ये पार्ट लगाया इसमें, इसी पार्ट बोल दिया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है,
ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब 4 पार्ट कर दिए, और देखो 4 पार्ट में हमारा काम कैसे होगा। तो पहले हम देख रहे हैं, पहले हम खेत देख रहे हैं कब का, क्योंकि हम इस तरीके से देख रहे हैं रोटेशन फार्मिंग कैसे करेंगे आप। मान लो एग्जांपल के लिए एक एक साल देखता हूँ मैं, तो 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है। ओके, ओके। एक सेकेंड, पहले हमारे पास देख लेते हैं हम काम कौन कौन से करने वाले हैं। तो हम काम करने वाले हैं 4। एक करेंगे हम गेहूं का प्रोडक्शन, वीट। ठीक है, वीट का प्रोडक्शन, ठीक है। गेहूं के बाद हम, या फिर यहाँ पर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं दाल, ठीक है, फिर गेहूं, फिर एक होता है जैसे ना मक्का हो गया, मक्का, मक्के का प्रोडक्शन मान लो, ठीक है। और देन हम कर रहे हैं पशुपालन, ठीक है, ओके। हाँ। और ये करा हमने 2020, ठीक है, 2021, 2022, 2023, 2024, इस तरीके से मैंने यहाँ पर वो कर दिया, लाइन की वो कर दिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर क्या है कि हमें कैसे कैसे ये यूज़ करना है वो देखेंगे, ठीक है। देखो कैसे यूज़ करना होता है, यहाँ देख लिया पहले। अब जैसे फर्स्ट नंबर खेत पे हमने 2020 में दाल लगाई, ठीक है, तो सेकंड में गेहूं लगाया, ठीक है, थर्ड में मक्का लगाया, और फोर्थ में पशुपालन करा, कर दिया। हम्म। अब देखो, अब क्या करेंगे, 2021 में जहां पर दाल लगाई थी, क्यों इसका, लगाए? अब दाल कहाँ लगाएंगे, दाल लगाएंगे फोर्थ में, कहाँ लगाएंगे, फोर्थ फोर्थ में। वाले। इसका मतलब ये खेत, ये कहाँ दाल कहाँ घुस गई, यहाँ घुस गई, हाँ। ठीक है। गेहूं कहाँ लगाएंगे अब, फर्स्ट वाले में, इसका मतलब जहां दाल लगी थी, ठीक है। मक्का कहाँ लगाएंगे, जहां गेहूं लगा था, ठीक है। और पशुपालन कहाँ करेंगे, पशुपालन कहाँ करेंगे सेकंड। हम, थर्ड। थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर क्या लगा था पहले, मक्का, मेज। ठीक है। अब मुझे बताओ मक्का लगा था, अब नेक्स्ट दाल, अब देखो कहाँ लगाएंगे, तो फोर्थ, फोर्थ पे लगाई थी दाल हमने, अब कहाँ लगाएंगे हम, थर्ड पे। अब मुझे बताओ 2021 में 2020 में फोर्थ नंबर पर पशुपालन था, हाँ। अब ये घूम के कहाँ पहुंच गया, दाल की जगह फर्स्ट। पर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दाल को देखूं तो दो, दाल यहां होगी। अब दाल को ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत है मान लो, तो 2020 में दाल यहां होगी, यहां हाँ। पशुपालन हो रहा था। अब 2021 में दाल हमने यहां उगाई, इसका मतलब कहां पर उगाई, जहां पशुपालन हो रहा था लास्ट टाइम। 2022 में हम दाल कहां उगा रहे हैं, जहां पशुपालन हो रहा था। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एक साल के लिए जो लैंड छोड़ा जा रहा है, एक साल के लिए जो लैंड थोड़ा छोड़ा जा जा रहा, तो बार बार उस वहीं पर हम दाल लगा रहे हैं। तो मुझे बताओ दाल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। फिर जो दाल जितनी भी फर्टिलिटी ले जा रही है, तो बची हुई फर्टिलिटी हम गेहूं को दे रहे हैं, और जो दाल और गेहूं ने फर्टिलिटी खत्म कर दी है जो, उसे फिर हमने मक्के को दे दी, ठीक है। और फिर एक साल के लिए हमने खेत को छोड़ भी दिया। बात समझ आ रही है। हाँ। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारे सारे चारों के चारों काम सही हो रहे हैं, 3 फसल भी ठीक हो रही हैं, और साथ ही साथ पशुपालन भी हो जा रहा है। तो इसे कहते हैं रोटेशनल फार्मिंग एक तरीके से, अगर हम इसे कहें तो। फसल आप अगले साल हर साल फसल बदल दो, तो रोटेशन हो गया आपका, हो गया नहीं हो गया, हम्म। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। क्लियर है। हाँ। अब यही चीज यहां लिख रहे हैं, देखो, सिलेक्शन ऑफ सीड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड अदर, और इन दिस कनेक्शन intensive agriculture area program has been introduced, also integrated rural development program, देखो, integrated rural development program has been launched, ठीक है, to speed up the process of the growth in agriculture, as many as 23 agriculture universities are engaged in promoting research on scientific cultivation। एक सेकेंड है।
हाँ जी। भूमि समझ आ रहा है ना? हाँ भाई, ये ठीक। बुक है। हाँ हाँ, सब है बुक में। और देखो 5th नंबर पे क्या बोलते हैं ये, मशीनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मशीनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि मशीन से आप कल्टीवेशन करोगे, जो भी खेती बाड़ी करोगे वो किससे करोगे, मशीन से करो। ठीक है। सेवरल मेजर हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ द मशीनाइज्ड मीन। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल फार्मर टू बाय एग्रीकल्चर मशीन, चीप क्रेडिट फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक, ये सब क्या देंगे, पैसा दे देंगे। लोन देंगे। अब बात समझ आ गई? एक चीज बताओ मेरे को, हाँ क्लियर हो गया ये? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन क्लियर हो गया? हाँ। अंजलि क्लियर है? कल ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो अंजलि माइक ऑन करना एक बारी। अंजलि अंजलि अंजलि। अंजलि सुन रही मेरी बात को? ओके, मुझे बताओ समझ आया इतनी बात? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो दूसरा टॉपिक है वो सुनो फिर। यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है ना, वो क्या है, वो है यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म जो है, ये लैंड रिफॉर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, और इसी को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो देखो भाई, लैंड रिफॉर्म मतलब जमीन का सुधार किया गया। कब किया गया? तो हमने बोला भाई ये इंदिरा गांधी ने किया है, स्पेशली इंदिरा गांधी ने कानून बनाए। और उन्होंने क्या करा, सबसे पहला जो सामान को बाजार तक, एक किसान है और एक एक व्यापारी, ठीक है, तो किसान ने खेती करी और कस्टमर ने सामान लिया, तो बीच में ना सामान को क्या करने आते थे, सामान किसान से लेकर और फाइनल मार्केट में व्यापारियों के पास बेच देते थे, जबकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। उन्होंने ना उगाया, ना मार्केट में कुछ खास काम करा। तो उसे कहते हैं हम इंटरमीडियरीज, जिसे कहते थे हिंदी में दलाल। ठीक है, जो सामान बेच रहे हैं। तो दलालों को क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, एवोल्यूशन कर दिया गया। और बुरी चीजों का एवोल्यूशन होता है। तो इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर of the soil, popularly known as जमींदार, especially जमींदार, have been abolished, abolish कर दिया गया। ठीक है, ownership right have been conferred upon those who actually cultivate or till the soil, और this has been done with a view to stopping exploitation of the cultivator by the जमींदार। तो जमींदार कह लो, तो जमींदारों का जो अंत कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द कानून, वो यहां से कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि जो कभी भी जो खेत होता था ना, तो जो बड़ा, जिसपे बहुत सारे खेत हैं, वो व्यक्ति के पास ना इतना टाइम ही नहीं है, और ना टाइम ही नहीं है, खेत बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता था, अपने खेतों को रेंट पे दे देता था किसी को। और वो रेंट के नाम पर ना कितना भी ले लेता था, कितने भी पैसे लेता था रेंट के नाम पर। तो यहाँ पर ना उन्होंने रेगुलेट कर दिया गया था रेंट को। इसका मतलब रेंट की एक लिमिटेशन बना दी थी। टू पुट एन एंड टू एक्सरसाइज द इलीगल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द कल्टीवेटर, रेंट हैव बीन फिक्स्ड। और रेंट कितना कर दिया था, 1/3 हाईएस्ट। इसका मतलब टोटल जो भी हो रखा है 100% का 33% ही वो रेंट ले सकता है, हाईएस्ट। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, हाईएस्ट 33%। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछा गया है ये, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को चकबंदी भी कहते हैं हिंदी में, चकबंदी। ठीक है, चकबंदी का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि आपका गांव के अंदर एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत इधर है, एक खेत इधर है, कहीं 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 पड़े हुए हैं एक एक खेत। तो जो खेत इधर उधर पड़े हुए हैं ना, उनको एक जगह इकट्ठा करके लाना,
इसका मतलब इकट्ठा करके तो उठा के तो लाएंगे नहीं, तो सभी लोगों के खेत ले लिए जाएंगे और उतना ही जमीन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इसलिए क्योंकि एक खेत इधर एक खेत उधर जाकर कोई भी खेती नहीं की जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक खेत में इधर जाके काम करो, एक खेत में उधर जाके काम करो और आप अच्छा प्रोडक्शन उगा दो और कम कॉस्ट में उगा लो। और तीसरी बात कि ना तो आप कम कॉस्ट में उगा सकते हो, अच्छे से नहीं उगा सकते हो, फिर आपको मशीनाइज मीन्स जैसे कि ट्रैक्टर थ्रेशर मशीन भी जरूरी पड़ेगी, तो आपका खेत ही छोटा है। तो इसीलिए उन्होंने एक जगह खेत लाने की कोशिश करी, तो उसी को कहते हैं चकबंदी करना। और चकबंदी का काम आज तक चलता ही आ रहा है, ठीक है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो। विद अ व्यू ऑफ रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, मतलब बिखराव, जो बिखरी हुई थी ना, तो उनको एक तरफ लाए गए। तो स्टेप हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। Consolidation practice to allot land to the farmer at one place as a replacement for the his scarted holding here and there। तो इधर उधर की जो जमीन पड़ी हुई थी उसको एक जगह पर वन प्लेस पे लाकर देना ही कंसोलिडेशन होता है। इट सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो इससे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो जाता है। 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर लैंड को कंसोलिडेट कर दिया गया है, ऐसा ये बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, ये भी एक इंपॉर्टेंट था उस टाइम पीरियड पे, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग की सीलिंग करी गई। सीलिंग का मतलब होता है अधिकतम सीमा। इसका मतलब कोई भी एक व्यक्ति के पास किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लैंड हो ही नहीं सकती। तो जब किसी भी पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती तो उसको करा गया लैंड सीलिंग के थ्रू। लैंड सीलिंग कैसे की गई? तो उन्होंने एक लिमिट बता दी कि भाई एक व्यक्ति के नाम पर इतनी खेती होनी चाहिए। अब उसका कोई अमाउंट मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा जो होगा वो गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। तो जब जो भी ऐसा हुआ सब गवर्नमेंट ने ले लिया एक्स्ट्रा खेती को, और उनको गरीब लोगों को जो लैंडलेस लेबर थे उनको दे दिया गया। तो विद अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द holding size। ceiling on holding as a maximum size of cultivable land holding an individual or a family can own। तो जितना एक व्यक्ति के पास एक फैमिली के पास होना चाहिए उतनी देनी थी, उससे ज्यादा नहीं देनी थी। और द सरप्लस लैंड, जो भी बचा हुआ लैंड होगा, ठीक है, लिमिट से ज्यादा, हैज बीन रिज्यूम बाय द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल होल्डर एंड लैंडलेस लेबर। तो लैंडलेस लेबर और स्मॉल होल्डर्स को ये दे दिया गया, ठीक है। अब देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो करी गई, इसका मतलब क्या होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग? तो देखो अभी हमने बताया कि कंसोलिडेशन करा गया। कंसोलिडेशन के लिए अब जैसे एक जगह खेती दे दी गई, दूसरे व्यक्ति को भी तो खेत मिला होगा यहाँ पर, तीसरे व्यक्ति को भी मिला होगा, चौथे व्यक्ति को भी मिला होगा। तो इन्होंने बोला कि जब आप सभी लोगों को एक एक जगह पर खेत मिल चुका है और सबने गेहूं ही उगाने, मान लेते हैं गेहूं ही उगाने हैं सबको, तो आप मिलकर उगाओ ना। तो जब मिलकर उगाओगे, एक साथ उगाओगे, तो एक ही ट्रैक्टर से काम हो जाएगा, फिर एक ही ट्यूबवेल लगाएगा, कॉस्ट नहीं आएगी, और फिर मार्केट में साथ में जाकर एक साथ आप माल भी बेच सकते हो, और जितना जितना आपका खेत है उतना उतना आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो उससे फसल की अच्छी कीमत मिलती है। दैट्स कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग एज इनकरेज टू इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। क्योंकि देखो जिस पे कम मात्रा में सामान होगा वो ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं कर सकता, और टुगेदर दे कैन बाय इनपुट एट अ लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस। तो भाई कॉस्ट भी कम आएगी और ज्यादा सामान भी महंगा मिल जाएगा, ठीक है। टू बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे कि यार एक्चुअली ना एक्सप्लॉयटेशन से बचाना था और इक्वालिटी लेकर आनी थी, ये दो काम करने थे। अब यहाँ पर आता है जनरल रिफॉर्म। तो जनरल रिफॉर्म से पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। पहले आपको मैं पढ़ाऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पहले उसको अचीवमेंट पढ़ लेते हैं एग्रीरियन रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो क्या होते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो एग्रीरियन रिफॉर्म जब इंडियन एग्रीकल्चर में आए तो बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर अभी भी डेवलपिंग सेक्टर क्या था। तो अचीवमेंट ऑफ हैज बीन सो सब्सटेंशियल टाइम इन कम टू बी नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है फसल, क्रॉप, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है एक साथ बढ़ना। तो जब क्रॉप्स एक साथ बढ़ती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये कब हुआ? दो टाइम पीरियड में हुआ, 1967-68, ठीक है, और 67-68 में हुआ था जहां पर 25% बढ़ गया था, और बाद में ये और तेजी से बढ़ा, नीचे भी लिखा होगा इसको,
ठीक है, अभी देखो यहाँ 2 फेजेस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 फेज में काम हुआ था, पहला फेज दूसरा फेज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन को। पहला फेज क्या कहता है, पहला फेज हुआ था मिड 60s से मिड 70s, और फेज 2 मिड 70s से मिड 80s। अगर मैं इसको लिख दूं तो ऐसा लिख सकता हूँ 1965 से 75 और 1975 से 1985। अभी ध्यान रखना है, इन्होंने पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, कि जब 19 फर्स्ट फेज हुआ था तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ना, वो स्पेशली व्हीट एंड राइस के बेसिस पर ही था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ हुआ था फर्स्ट फेज में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु, 3 स्टेट, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, ओके, तो इसे पाप्ट पढ़ सकते हो आप, पाप्ट। अच्छा, तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, और जबकि जो 75 से 85 वो था, तो इसमें पूरा जो देश है उसको पूरे देश को देख लिया गया था, बट देश में सारी जगह नहीं हुआ था। अब एक्चुअली हुआ क्या था, तो जरा इसको बड़ा इंपॉर्टेंट देखना भाई, यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी मतलब बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, जैसे कि अगर आप देख रहे हो, तो अगर मैं यहाँ पर गेहूं की बात करूं, तो गेहूं 660 किलो उगता था पर हेक्टेयर में 1951 में, और वो 3200 किलो उगने लगा कब, 2016-17 में। सेम मैं राइस की बात करूं, तो राइस 665 उगता था, जो कि अब 2500 किलो के आसपास हो गया था। मेज की बात करें तो 704 किलो उगता था, जो कि अब 2664 किलो हो गया। तो प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, पेपर इन्होंने पूछा भी गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकरेज। एकरेज मतलब एरिया अंडर कल्टीवेशन। एकरेज क्या क्या होता है, तो हम बोलते हैं HYV टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, जो टाइम लैग था बोने और काटने के बीच में, वो कम हो गया। ठीक है, मतलब किसी खेत में गेहूं को बोना और फिर उस फसल को बोना, फिर फसल को काट देना, उसका टाइम कम हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर ने इस काम को अच्छे से करा। ठीक है, अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग भी चलने लगी, डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल। इसका मतलब एक साल में 2 क्रॉप आप उगा पा रहे हो। तो जब एक साल में 2 क्रॉप उगा पा रहे हो, ऐसा हर जगह पॉसिबल होने लगा, तो पहले 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन थी और अब 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया। अब कैसे हो गया, तो 13 करोड़ का मतलब है सिंगल टाइम यूज, सिंगल टाइम आपने खेत को इस्तेमाल करा। अब आपने सोचो 13 टाइम प्लस 6 टाइम, कुछ खेत को 6 टाइम मतलब एक्स्ट्रा यूज करा गया, दैट्स कॉल्ड सेकंड टाइम, 2 बार यूज करा गया। 6 करोड़ हेक्टेयर जो जमीन थी उसको डबल यूज किया गया, तो इसलिए यहाँ पर 19 करोड़ हेक्टेयर एकरेज बढ़ गया। और वो एकरेज क्यों बढ़ा, इसीलिए बढ़ा क्योंकि हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे थे। अब मुझे बताओ, इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें, अंजलि एंड भूमि, बताओ भाई। भूमि को समझ आ रही है, और अंजलि को, अंजलि क्या तुम्हें समझ आ रही बात? ओके, तो आगे पढ़ें। माइक ऑन करके करके भी बोल सकते हो यार तुम लोग। हाँ भूमि, हाँ अंजलि। हम्म, हाँ बोल, आ गया। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। हम्म, आ गया समझ में। आ रहा है, चलो ठीक है।
हाँ भूमि, बोलो। क्या बोलना है? समझ आ रहा है, आगे चलें? हाँ हाँ। चलो देखो, तो अभी जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कहाँ को चले गए? कमर्शियल फार्मिंग की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास माल ज्यादा उगने लगा ना। और जब माल ज्यादा उगने लगा, कितना माल उगने लगा? मार्केटेबल सरप्लस। इसका मतलब इतना सरप्लस होगा कि हम मार्केट में जाके बेच सकते हैं उसको। यस और नो? हम्म, ठीक है। उसके बाद चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। तो भाई आउटलुक जो जो एक कंज्यूमर, मतलब जो एक्चुअली फार्मर सोचता था ना खेती के बारे में, आज उसका जो सोचने का तरीका है वो बदल गया। क्योंकि वो सोचता था सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में कि खेती मेरे को इतना ही देती है जितना कि मैं खा सकूं। बट ऐसा नहीं हुआ, बाद में वो एक तरीके से कमर्शियली चला। आज बड़े बड़े किसान हो चुके हैं जिनके पास बड़ी खेतियां हैं, क्यों तो वो बहुत बड़े बड़े मतलब अमीर किसान भी हो चुके हैं। ठीक है। और भारत को सबसे बड़ी चीज क्या मिली? फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी मिली। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1965 का जो वॉर हुआ था, याद होगा, उसमें उन्होंने बोला था हमें फूड ग्रेन में नहीं भेजूंगा। तो हमें इसलिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, और जो कि हुआ। यस और नो? क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो जो हमने ऊपर पढ़े, जितने भी हमने चीजें पॉइंट पढ़ी ऊपर, ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। क्या थे? पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट्स कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या लेकर आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के फेज कौन से थे? तो ये फेजेस हैं। ठीक है। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो लिमिटेशन हुई, क्या लिमिटेशन है भाई? तो दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हुआ? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव पॉइंट्स, कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि उसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हाँ बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। बट ये जो थी ना, वो अपने पास्ट के मुकाबले, मतलब हम अपने आप से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है। और अगर हम डेवलप नेशन से कंपेयर करें तो ये इतनी नहीं बढ़ी। अगर हम देखें तो आप खुद सोचो कि भारत 660 केजी उगा रहा था पर हेक्टेयर में, जो कि 2014-15 में 3100 किलो उग गया, है कि नहीं है? और अगर आप देखो तो 3.1 हो गया। पहले हमारा था 0.66। ठीक है। वो 3.1 हुआ। मगर अगर आप चाइना को देखो तो चाइना 6.5 में चल रहा है। जबकि यूके वही गेहूं, वही रोटी बनाना, 9,000 किलो उग रहा है। हम 3100-3200 किलो उगा रहे हैं, वो 9,000 किलो उगा रहे हैं। और अगर हम चावल की बात करें तो आप देखो 3.6 उगा रहा है इंडिया अभी। और जबकि चाइना बगल में बैठा हुआ 6,800 किलो, 7,000 किलो के आसपास उगा रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या थी कि भाई इसके अंदर जो खेती थी ना वो लिमिटेड थी, लिमिटेड क्रॉप्स हो गए थे। लिमिटेड क्रॉप में जनरली इसमें व्हीट एंड राइस पे ही ध्यान दिया गया। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसी और चीज पे हुआ ही नहीं। ठीक है। जैसे कि पल्सेस, दालों को ध्यान नहीं दिया गया। कुछ कमर्शियल क्रॉप जैसे जूट, कॉटन, टी, इन पे भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ गेहूं और चावल को ध्यान देने के बाद आप बोल रहे हो कि हमने बहुत कुछ उगा लिया। अनइवन स्प्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइवन स्प्रेड। आप पूरे भारत के अंत की बात करते हो कि पूरे भारत में गेहूं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, बट कैसे आ गया भाई? अगर आप देखोगे जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये स्टेट के अंदर तो बहुत अच्छा आया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इरिगेशन फैसिलिटी है, इसलिए आया। ठीक है। मगर अगर आप देखो यूपी के अंदर, ईस्टर्न यूपी के अंदर, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, यहाँ तो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या नहीं मिल रहा था? यहाँ कोई वो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। फिर लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। आज देखोगे कि हमारे पास जो बड़े बड़े किसान हैं, भाई वही तो HYV टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वही तो एक्सपेंसिव इनपुट्स ले सकते हैं। ठीक है। वही तो क्या कहते हैं, अच्छे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ले सकते हैं। मगर क्या ये सब छोटे फार्मर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो जो ये फार्मिंग हुई वो रिच फार्मिंग थी अपने आप में, जबकि पुअर फार्मिंग के लिए ये अच्छा नहीं था। और इसने एक बहुत बड़ा डिवाइड कर दिया अमीर किसान और गरीब किसान को लेकर। ठीक है। हैव एंड हैव नॉट्स को लेकर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो इकोनॉमिक डिवाइड था, ठीक है, उसको और बढ़ा दिया। रिच एंड पुअर फार्मर। ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो अमीर किसान आपको अलग ही दिखेंगे और गरीब किसान अलग ही दिखने लगेंगे। ठीक है। लैंडलेस लेबर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। और अब हमारा एक जनरल रिफॉर्म बचता है, फिर हम इसके बीच के आगे के पॉइंट्स को भी देखेंगे। ठीक है।
आज हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है उस पार्ट को हम करेंगे। डन है? इतनी ठीक बात क्लियर है? हाँ अंजलि क्लियर है इतनी बात भाई? क्लियर है अंजलि? चले गई वो। नहीं नहीं, हाँ सर लिखा है उसने, कैसी बात कर रहे हो? देखो यहीं पर अंजलि, हाँ अंजलि क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। चलो ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है?